सावन आने के पहले हर तरफ यहाँ वहाँ मेले तो लगते ही रहते हैं। ऐसे ही एक रिसोर्ट में लगा हुआ था सावन मेला, जिसकी रील रुचि के फोन पर आती है। इस पर सावन का मेला लग भी गया, बताओ हमें पता ही नहीं है भाभी। अरे मैंने तो 2 दिन पहले ही कहा था कि सत्संग भवन में सावन मेले की तैयारी हो रही है। ना तुमने सुना, ना पापा जी ने और ना मम्मी जी ने। आज फर्स्ट डे है, बस 2 दिन का मेला है, कल मेला खत्म हो उससे पहले मुझे जाना है। कुछ नहीं तो कम से कम इस बहाने घर से बाहर तो निकलेंगे भाभी, वरना घर से बाहर निकलने ही नहीं मिलता। दिन भर चूल्हा चौका यही संभालते बैठो। ठीक है, तो बात करते हैं दोपहर में मम्मी जी से। दोपहर को दोनों बहुएं छत से कपड़े सुखाकर नीचे आती हैं। मम्मी जी कमरे में बैठी हुई लॉकअप देख रही है, चलिए ना कमरे में। रुचि और रितु दोनों अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी, भाभी को आपसे कोई बात करनी थी। बोलिए ना भाभी। मुझे क्या बात करनी थी? अरे वो मेला लगा ना जिसमें आपको जाना था। हाँ याद आया, बात करनी तो थी। मम्मी जी वो मैं कह रही थी कि सत्संग भवन में मेला लगा है, सावन मेला। आपको तो बड़ा शौक रहता है ना मेला घूमने का, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, चलते हैं फिर। मुझे तो पता है, शाम को जा तो रही हूँ। हमारी किटी पार्टी खत्म होने वाली है तो हम लेडीज वहीं जा रहे हैं। पिछली बार जिसकी किटी उठी थी ना, उसने कहा था कि मेले में एंट्री से लेकर सारा खर्चा वही करेगी। खाना वहां का सही रहता है। तो आज तुम दोनों फ्री हो गई हो, शाम को मेरे लिए चाय नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, आराम से टीवी देखना। अच्छा रुचि, तेरे पास जो काली वाली ड्रेस है ना, जो तूने ऑनलाइन मंगवाई थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी अब क्या कह रही हैं। आंखों के सामने अचानक लग रहा है अंधियारा छा गया। अरे वो काले रंग वाली गाउन वो लंबी है, वो जरा प्रेस करके यहाँ रख के चली जाना। गाउन पहन कर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। अरे तू, तेरे पास जो सफेद वाली सैंडल है ना, निकाल लेना, काले कपड़े पर सफेद सैंडल अच्छी लगेगी। रुचि और रितु एक दूसरे को देखती रह जाती है और झुंझला कर वापस किचन में आ जाती है। दिलवा दी मेरी इज्जत मम्मी के सामने। एक तो मैं बोलने गई, ऊपर से रिप्लाई क्या मिला सुन लिया ना। अरे पर इसमें फायदा तो हुआ ना, मम्मी जी से पूछने गए तब तो पता चला कि शाम का चाय नाश्ता नहीं बनाना है, नहीं तो फिर बना देते तो ठंडा नाश्ता रात को हमें ही खाना पड़ता। तुझे पता है ना किस चीज की चर्चा हो जाती है, उस चीज का कीड़ा मेरे दिमाग में पनप जाता है। अब मुझे नहीं पता, मुझे मेला जाना है। रात को आने दो विक्रम को, रात को 11 बजे जाऊंगी, पर मैं मेले में जाऊंगी और मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, मेरा मन खराब हो गया है। दाल को चूल्हे पर चढ़ाया हुआ छोड़कर रितु अपने कमरे में चली जाती है और चिड़चिड़ाकर रोने लगती है। मम्मी जी ने मेरे प्लान पर पानी कर दिया, पर मुझे पता है मेरी प्यारी जिठानी मुझे मेले में ले जाकर रहेगी। उनके दिमाग में मेले का कीड़ा घुस गया है। वो कल तक किसी भी तरह मेला घूमने का प्लान बना ही लेगी। आराम से शॉपिंग करूंगी, टेस्टी टेस्टी खाऊंगी, मजे ही मजे। रुचि बड़े आराम से कुकर को चूल्हे से उतार देती है और चावल फ्राई करने के लिए सब्जियां काटनी शुरू करती है। मम्मी जी ने कहा कि वो दोपहर में खा लेगी तो उनका पेट भर जाएगा, फिर मेले में नहीं खा पाएगी, इसलिए उनके लिए कुछ बनाया नहीं। हम दोनों के लिए दाल चावल सब्जी क्या बनाती, इसलिए फ्राइड राइस ही बना लिया। मुझे बहुत रोना आ रहा है रुचि, मुझे चिड़चिड़ी लग रही है, मुझे सावन मेले में जाना है। जाएंगे ना भाभी, हम जरूर जाएंगे, पिछले साल चले जाएंगे, तब आप खाना खा लेना, क्योंकि इस साल तो मुझे नहीं लग रहा कि पापा जी, भैया या विवेक हमें सावन मेले में लेकर जाएंगे। और ये कहकर रुचि रितु के दुख को और ज्यादा बढ़ा देती है। फिर रितु इतनी दुखी हो जाती है कि सीधा विक्रम को फोन लगा देती है। मेरे जीवन में भगवान ने इतना दुख क्यों दिया है विक्रम, क्यों की मैंने शादी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं मम्मी के घर चली जाऊंगी, मुझे बहुत रोना आ रहा है। हे भगवान, अब कौन सा कीड़ा पनप गया दिमाग में? क्या बात हो गई, किसी का फोटो देख लिया क्या? तुम्हारी कोई सहेली विदेश घूमने चली गई है या फिर कोई प्लान बनकर कैंसिल हुआ है? क्या बात हुई है, बताओ तो। रुचि ने सावन मेले में घूमने की बात कर दी। जब हम मम्मी से इस बारे में बात करने गए तो पता चला मम्मी जी ने अपनी सहेलियों के साथ प्लान बना कर रखा है, वो अपनी किटी मेट्स के साथ जा रही है। मुझे भी जाना है मेला घूमने। तुम्हें पता है ना वहाँ कितनी रिच क्लास लेडीज आती है, वो सब पहुंचेगी, मुझे फोन करेगी और मैं वहां नहीं रहूंगी तो कैसा लगेगा मुझे। तो मैं मम्मी को फोन करके कह देता हूँ कि वो तुम दोनों को उनके साथ ले जाए, बस बात खत्म। अरे मम्मी जी की फ्रेंड्स के साथ अगर हम सब जाएंगे तो खर्चे और चर्चे हमारे होंगे। एक नंबर की कंजूसा है सबकी सब, मिलना होता नहीं, हमारे फ्यूचर पर डिस्कशन करना शुरू कर देती है। इन शॉर्ट बहुत छाटती है वो दिमाग, मुझे नहीं जाना उनके साथ। आई कांट एंटरटेन सच पॉलिटिक्स। आज ही भर मेला है क्या, उसके बाद नहीं रहेगा? नहीं ना, आज और कल है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि कल तुम हमें घुमाने लेकर जा सकते हो? मैं ऑफिस में बात कर लेता हूँ,
कल जल्दी घर आ जाऊंगा। बस फिर गुस्सा और नाराजगी भूलकर अपनी सास को 16 साल की प्यारी सी गुड़िया बनाकर दोनों देवरानी जेठानी मेले में भेज देती है और खुद आराम से चाय के साथ पॉपकॉर्न का मजा लेने लगती है। माँ क्या सोच रही थी रुचि, मम्मी जी तो अब देर से आएंगी और मम्मी जी फ्री में खाने गई है तो पापा के लिए जरूर कुछ लेकर ही आएगी, तो फिर हम चारों कुछ बाहर का ही मंगवा लेते ना। अब लग रही हो ना मेरी जेठानी। एक काम करते हैं, मैं महेश डोसे वाले को फोन कर देती हूँ, वो अपनी रेडी लेकर हमारे घर के बाहर आ जाएगा। 4 डोसा ही खा लेंगे, बड़े दिनों से महेश के डोसे भी नहीं खाए। विक्रम, विकी, रुचि और रितु महेश के ठेले पर डोसा खा लेते हैं। रात को सुषमा रवि के लिए बचे हुए समोसे और चाय लेकर आई थी। रवि वही खाकर सो जाता है। अगली सुबह दोनों बहुओं में अलग ही जोश था। एक हेयर मास्क लगाकर काम कर रही थी, दूसरी होममेड फेशियल लगाकर बैठी थी। रितु शाम में जाना है, अभी थोड़ी ना। आपने टोक दिया। आपने बीच में टोक दिया मुझे, मेरा मन खराब हो गया, मुझे रोना आ रहा है। अरे पूरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ शाम को ही जाना है तो सिर्फ फेशियल करोगी क्या? मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवा लो। अब ठीक है। चलो उपमा तैयार हो गया, आज सब्जी रोटी का अडंगा नहीं करूंगी मैं। अगर काम करते करते अभी थक गई तो सावन लेके मैं एंजॉय कैसे करूंगी। शाम को विकी और विक्रम अपने काम से जल्दी लौट आते हैं। हम चारों जा रहे हैं तो एक बार पापा से भी पूछ ले। पापा जी से? अरे कल मम्मी मेले में घूमकर आ चुकी है, आज हम जा रहे हैं तो सिर्फ पापा ही बाकी रह जाएंगे ना। उनसे जब भी किसी चीज के लिए पूछो तो वो नाना ही करते हैं, नाना ही करेंगे। पर ठीक है, मैं भी झूठा सच्चा पूछ लेती हूँ, नहीं तो ये रह जाएगा कि बच्चे घूम कर आ गए और बाप से पूछा तक नहीं। रुचि ऐसे ही ऊपर ऊपर अपने ससुर जी से घूमने के लिए पूछ लेती है। हाँ बिल्कुल चलूंगा, क्या दिक्कत है। पांचों एक टैक्सी लेते हैं और मेले में पहुंच जाते हैं। एक स्टॉल से दूसरे और दूसरे से तीसरे रितु और रुचि यही कर रही थी। हाँ तो करते हो तुम लोग, ये चौथा स्टॉल है, जैसे मैं कुछ लेने जाती हूँ मेरा हाथ पकड़ लेते हो। अरे मेरी प्यारी बीवी, जरा पति की जेब की भी तो सोचो। एक तो इत्तू से सामान का ये लोग 1900 2000 मांग रहे और सामान में भी दम नहीं है। इतनी महंगी चीजें यहाँ से लेकर जाएंगे तो महीने का बजट हिल जाएगा ना डार्लिंग। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी, ये मेले की चीजें ना देखने भर की होती है। इतना बड़ा रिसोर्ट खोल दिया, कोई आता तो है नहीं, प्रचार कैसे करेंगे इसी तरह महंगे महंगे मेले लगवा कर। अब जरा ध्यान से देखिए, किसी के हाथ में एक भी थैली है? ये गलत है विकी, वहां खाने की स्टॉल में गई तो भैया ने खाने से मना कर दिया। कहते हैं 300 की चाउमीन कौन खाता है, 200 का पास्ता कौन खाता है। वहां वो, यहाँ तुम ना खाने दे रहे हो ना आप लोग कुछ खरीदने दे रहे हो। तभी चारों देखते हैं कि दूर से रवि हाथ में मूंग के चीले का प्लेट लिए उन्हें इशारे से बुला रहा है। चिल्ला खा रहे हैं पापा? 250 में चिल्ला ले लिया आपने? अरे रुक जाते हैं कुछ दिन, अभी नवंबर में तो शादियों का कार्ड आएगा ही, शादी में तो मूंग दाल के चिल्ले मिल ही जाते हैं। अरे थम जा जरा, ये चिल्ला ना शादी में भी नहीं मिलेगा। सबसे टॉप कैटरर की कैटरिंग करवाई है, ऑर्गेनाइजर है, भाई मानना पड़ेगा। खाने का टेस्ट बहुत दमदार है और सबसे अच्छी बात है कि कैटरर मेरा दोस्त है, पूरे 1000 रुपए का कूपन दे दिया उसने। मुझे कहा जो खाना है खाओ, पैसे नहीं लगेंगे। रुचि और रितु की तो बल्ले बल्ले हो गई थी। कोई पास्ता ले रहा था, कोई चाउमीन, किसी ने लिट्टी ले ली थी, किसी ने चिल्ली, झालमुड़ी से लेकर पानी पूरी तक ऐसा कोई स्टॉल नहीं था जहां ये परिवार नहीं पहुंचा था। जिसे देखो हमें देख रहा है, सब सोच रहे होंगे भाई कौन है ये लोग जो खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। अब मम्मी के लिए भी कुछ पैक करवा लेते ना पापा। और एक प्लेट मूंग दाल का चिल्ला लेकर पूरा परिवार घर वापस लौट आता है। बड़ी अच्छी रात गुजरती है, पर एक पूरा परिवार कहीं जाकर आया हो और उस टॉपिक को लेकर ओवर डिस्कशन ना हो ऐसा आम परिवार में कहाँ हो सकता है। अगली सुबह सभी मिलकर बीती रात के फ्री खाने की बात कर रहे थे। बात तो आपकी सही है, चिल्ले की वाहवाही तो बनती है। काफी सॉफ्ट चिल्ला था। विकी और रुचि की शादी में भी तो चिल्ला रखवाया था, पर शादी के कामों में चख ही नहीं पाई। वैसे बहू, हमारे में ना बिना मूंग की दाल के चिल्ले के खाना पूरा नहीं होता। ये तो है मम्मी जी, मेरे दादाजी को भी ना मूंग की दाल का चिल्ला बड़ा पसंद था, हल्का जो होता है। पर आजकल के लोगों को समझ में नहीं आता, शादी में पिज्जा बर्गर रख देते हैं। अरे भाई इडली डोसा रखो, मूंग की दाल का चिल्ला रखो, झाल मुरी रखो, लिट्टी रखो, बस खाने की चर्चा चलती रहेगी या फिर खाने को मिलेगा भी। नाश्ते में क्या बना रही हो बहू? बना रही हो? बनकर तैयार है पोहे। भगवान को भोग लगाकर खाना सीधा टेबल पर ही आएगा मम्मी जी। बहू जरा सॉस लेकर आना, चिली सॉस। अभी लाई पापा जी। बहू
जरा भुजिया लेकर आना। जी अभी लेकर आती हूँ मम्मी जी। जैसे ही दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं, मुंह बनाता हुआ रवि कहता है, बताइए, कल रात को इन लोगों को इतना अच्छा खाना खिलाकर लेकर आया हूं मैं, और मुझे क्या मिल रहा है? ये पोहा है। इसीलिए तो मैंने इन दोनों को रसोई में भेजा। तुम दोनों समझाओ अपनी बीवियों को, एक दिन पोहा एक दिन उपमा, एक दिन पोहा एक दिन उपमा, ये क्या है? रुचि चिली सॉस और ऋतु भुजिया टेबल पर लेकर आती है। तू जो बोल रहा था बोलना विकी। मैं? अरे डर क्यों रहा है? अच्छा छोड़, तुझे डर लग रहा है तो मैं बात करता हूँ। मैं क्या कह रहा था रुचि कि विकी का कहना है कि रात को जो चिल्ला खाया था हमने मेले में, इसे बड़ा पसंद आया। तो आज ना सभी के लिए मूंग की दाल का चिल्ला बना लेना। पापा मम्मी को भी बड़ा शौक है। तो कल रात को चिल्ला खाया, आज फिर? ऐसे तो मुंह का स्वाद नहीं बिगड़ जाएगा मम्मी जी? अरे नाश्ते में भी तुम लोग एक ही चीज तो रोज रोज खिलाती हो बेटा, तो चिल्ला ही सही। और इसी बात पर आज दोपहर को ऋतु और रुचि मिलकर मूंग दाल के चिल्ले के साथ धनिया और लहसुन की चटनी तैयार करती हैं। वैसे देखा जाए तो ये चिल्ला बनाना ज्यादा आसान पड़ा नहीं भाभी? न दाल चावल सब्जी का अड़ंगा हुआ, न 10 बर्तन गंदे हुए, बस चिल्ला बनाया और साथ में चटनी बना दी। जितना आसान तू इस चीज को समझ रही है ना, उतना आसान ये होने वाला नहीं है। ऋतु अपना फोन चलाती हुई किचन से बाहर निकलती है, देखती है कि उसके ससुर जी दुकान छोड़कर घर आ चुके हैं चिल्ला खाने के लिए। चिल्ला ना बहू, गरम ही अच्छा लगता है। तुम लोग समझते कि मैं रात में आऊंगा तो सेक कर रख देता, फिर ठंडा चिल्ला क्या ही स्वाद देता। रवि और सुषमा बैठकर चिल्ले के साथ धनिया की चटनी का मजा लेते हैं। वो स्वाद नहीं आ रहा जो कल आया था। अरे कैसे आएगा, वहां तो चिल्ले के अंदर पनीर था, कच्ची सब्जियां थी, और जब दाल पीसी जाती है ना तो उसमें बहुत सारे मसाले भी डाले जाते हैं, तब तो चिल्ले में स्वाद आता है। यहाँ तो लग रहा है बहू ने मूंग की दाल पीसी और तवे पर सीधा डाल दिया, ना नमक है ना कोई स्वाद। चटनी ना होती तो मुझसे तो ये चिल्ला खाया भी नहीं जाता। एक आध चिल्ला खाने के बाद रवि वापस लौट जाता है। इतने शौक से पापा आए थे, उनकी खुराक इतनी कम तो नहीं है मम्मी जी, फिर ये 1.5 चिल्ला ही क्यों खाया उन्होंने? तो मैंने कौन से 10 चिल्ले खा लिए बेटा, इस तरह से चिल्ले नहीं बनते हैं। मूंग की दाल को पीस कर कुछ देर खमीर उठने के लिए छोड़ती, 4 तरह के मसाले डालती, तब तो चिल्ला पतला बनता, स्वाद आता। ये तुम लोगों ने मोटा मोटा लोथड़ा रख दिया। मुझे समझ में नहीं आया मम्मी जी, आप कहती हैं तो मैं रात में फिर से तैयारी कर देती हूँ। यह हुई ना बात बहू, कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसे हार मान लेने से थोड़ी ना चलेगा। रात के चिल्ले के लिए रुचि शाम को ही मूंग दाल पीस लेती है, फिर उसमें काला नमक, गोलकी, सफेद नमक, लाल मिर्च, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और जरा सा सोडा डालकर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। सुबह रिफाइन में चिल्ला बनाया था, अभी सरसों तेल में चिल्ला बना लेती हूँ। पर देख लेना, कितना भी दिमाग लगा लो तुम, ये चिल्ला 40 इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि ये चिल्ला हमारा चिल कबूतर बनाकर ही रुकेगा। ऐसा नहीं होता भाभी, इतना भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं चटनी की तैयारी करती हूँ, आप जल्दी जल्दी पतले पतले चिल्ले बनाओ। रुचि और रीति रसोई में लग जाती हैं। तब तक विक्रम, विक्की और रवि भी घर वापस लौट आते हैं। सुषमा उन्हें चाय पानी देती है और फिर आती है बारी खाने पर बैठने की। जरा नमक लाना बहू। जी पापा जी। बहू थोड़ी चटनी और लगेगी। आमचूर डालकर बनाई है, मुझे पता था मम्मी जी आपको बड़ी पसंद आएगी, अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही बहुएं रसोई में जाती हैं, सभी एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर देते हैं। चिल्ली में ना तो पनीर है ना कच्ची सब्जियां, स्वाद कैसे आएगा? मैंने इतना समझाया तब तो चिल्ला पतला बनाया है बहू ने। अब तुम दोनों समझाओ ना अपनी अपनी पत्नियों को। पिछली बार मैंने बोला था, इस बार तू बोलेगा विकी। दोनों बहुएं देवरानी जेठानी नमक और चटनी लेकर आती हैं। वो मैं क्या कह रहा था रुचि, मतलब भाभी आपसे भी कह रहा था कि हम जो गए थे ना मेले में चिल्ला खाने, उस चिल्ले में ना अंदर सब्जियां भरी हुई थी। इस चिल्ले में सब्जी नहीं है, ये बड़ा सादा सा लग रहा है। इससे अच्छा तो रोटी का मजा ही आ जाता। ठीक है, तो कल से रोटी बनाऊंगी, चिल्ला वैसे भी रोज थोड़ी ना बनाने वाली हूँ। अरे ऐसे कैसे रुचि, पापा मम्मी का भी तो मन कर रहा होगा ना मूंग की दाल का चिल्ला खाने का। मूंग दाल का चिल्ला बारिश में पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। कल जरा अच्छे से नाश्ते में इसमें पनीर और कच्ची सब्जियों की स्टफिंग डालकर बनाना है। सभी को सावन मेले का चिल्ला बड़ा याद आ रहा है, मानना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं देवर जी, आप सभी के लिए कल सुबह बिल्कुल वैसा ही मूंग दाल का चिल्ला तैयार हो जाएगा। आज दिन भर रुचि यहाँ वहां से डेटा कलेक्ट कर रही थी कि किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट मूंग दाल का चिल्ला बने। ये देखिए भाभी, मैंने सब कुछ लिख लिया है।
कौन सा मसाला जाएगा, कौन सी कच्ची सब्जियां जाएगी। देखिएगा इस बार ना चिल्ला बहुत अच्छा बनेगा। तुझे अभी भी लग रहा है कि हमारे चिल्ले से घर वाले खुश हो जाएंगे? अरे नहीं, उसके बाद वो किसी तीसरी चीज के बारे में, किसी और की मांग करते ही रहेंगे। ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं बनाऊंगी नाश्ते में, ऐसे ही भूखे रहेंगे सब, और क्या। अब मुझे पता ही है कि सब ही कमी निकालने ही वाला है, तो वो कमी किस चीज की है ये भी तो आपको पता होगा ना, पर बताना नहीं चाहती आप। कितना मन था मेरा कि दोनों देवरानी जिठानी बिल्कुल हलवाइयों के जैसा चिल्ला बनाकर साथ में खाएंगे और फोटो पोस्ट करेंगे। खैर, ये कहकर रुचि अपने कमरे में चली जाती है। अब आएगा मजा, कीड़ा चला गया है भाभी के दिमाग में, अब तो वो चिल्ला परफेक्ट बना कर रहेगी। मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है। मुझे चिल्ला बनाना है किसी भी तरह, और कल नाश्ते में नहीं, आज रात को परफेक्ट चिल्ला, बिल्कुल वैसे ही 3-4 तरह की चटनी के साथ मैं बना कर रखूंगी। रितु बाजार से कच्ची सब्जियां, पनीर, इमली, लहसुन, लाल मिर्च, धनिया, पुदीना और मूंग की दाल के साथ साथ छोटे छोटे प्लेट्स ले आती है। पहले पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को बारीक काटकर एक बार उबाल लेती हूँ, फिर इसमें चटपटा मसाला डालकर कच्चा प्याज और पनीर ऐड कर दूंगी, और इस तरह से हो जाएगी स्टफिंग तैयार। 3-4 तरह की चटनी बना लूंगी और मार्केट से आए छोटे छोटे प्लेट्स में 2 टुकड़ों में काट कर सर्व कर दूंगी, जैसे वेटर्स करते हैं। रितु बड़ी एक्साइटेड थी। दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही दरवाजा खुलती है, कहाँ है सुषमा जी आप? बहू से तो चिल्ला नहीं बन रहा था तो मैं बाजार से ही चिल्ले ले आया, साथ में 4 चटनियां भी है, जल्दी आ जाओ भाई। विक्रम, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कहते हैं एक औरत के संस्कार उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके विचारों से पहचाने जाते हैं। लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहू को उसके कपड़ों से आंकते हैं। ऐसे ही घर की एक बहू की कहानी, जो पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालों की, क्या वो अपने मॉडर्न तौर तरीकों से इस परिवार की ढाल बनेगी? आइए देखते हैं ऐसी ही पुरानी सोच और मॉडर्न बहू की कहानी। घर के बाहर डोल नगाड़े बज रहे होते हैं। एक फूलों से सजी सुंदर कार दरवाजे के बाहर आकर रुकती है। कार से आलोक और निया निकलते हैं। निया ने बेहद ही सुंदर स्टाइलिश डिजाइनर लहंगा पहना हुआ होता है। सास निर्मला, ससुर रामनाथ, जेठानी सरोज, पड़ोसी ने सभी स्वागत में खड़े होते हैं। निया झुककर सभी के पैर छूती है। अरे वाह निर्मला, तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है, नजर ना लगे किसी की से। और मैंने तो सुना है कि काफी पढ़ी लिखी और होशियार भी है, बड़ी कंपनी में जॉब भी करती है। अरे इतनी सुंदर, होशियार, अपने पैरों पर खड़ी, आजकल ऐसी संस्कारी बहुएं कहाँ ढूंढने से भी मिलती हैं। देखा, बिना कहे कितने प्यार से सबके पैर छू रही है। छोटी बहू की तारीफ सुनकर बड़ी बहू बुरी तरह से जल भुन जाती है। अरे सुमन आंटी, रंग रूप गोरा और इंग्लिश बोलने से कोई संस्कारी थोड़ा हो जाता है। देखा नहीं आपने, नई नवेली दुल्हन और सिर पर पल्लू तक नहीं है, आंखों में शर्म तो है ही नहीं जैसे। अरे बड़ी बहू, आजकल कहाँ पढ़ी लिखी लड़कियों को अल्लू और पल्लू संभालने की आदत होती है, तुम ही बताओ। पड़ोसन सुमन का जवाब सुनकर सरोज का खून खौलने लगता है और वो अपनी सास के नजदीक जाकर धीरे से उसके कान में कुछ बोलती है। देखा माँ जी आपने, कैसे आते ही आपकी छोटी बहू ने पड़ोसिनों के सामने पैर क्या छू दिए। वो तो इनके गुणगान ही करने लगे, पर किसी को ये नहीं दिखा कि सर पर पल्लू नहीं है। माँ जी, मैं आपको बता रही हूँ, ये जितनी ज्यादा फैशनेबल चमक धमक वाली बहुएं होती हैं ना, वो घर की नींव हिला कर रख देती हैं। अभी से आपने इसे टाइट नहीं किया तो एक दिन ये मॉडर्न बहू आपको अपने इशारों पर नचाएगी, देख लेना माँ जी। सरोज की बातों का असर निर्मला पर होना शुरू हो जाता है। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि बड़ों के सामने सिर पर पल्लू ना हो। अरे घर के बड़ों के सामने लाज शर्म तो रखनी चाहिए ना, या नहीं रखनी चाहिए? हमारी घर की बहुएं खुले सिर नहीं रहती हैं, समझी बहू? मम्मी जी, मुझे सर पर पल्लू संभालने की आदत नहीं है, और मुझे लगा कि बड़ों का आदर भाव, सम्मान सर पर पल्लू रखने से नहीं, दिल में सम्मान होने से होती है। आंखों में शर्म होनी जरूरी है। मैं आपके हर नियम का पालन करूंगी मम्मी जी। मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तभी सरोज बीच में टोकते हुए बोलती है, छोटी बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। यहाँ तुम्हारी मन की मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ के तौर तरीके ढंग की आदत डाल लो, वरना सब कहेंगे कि रामनाथ की छोटी बहू को जरा सा भी ढंग नहीं है। कब से चुप खड़े ससुर रामनाथ बीच में बोल पड़ते हैं, अरे बस करो भाग्यवान, बहू थकी हुई होगी। बड़ी बहू, छोटी बहू को उसके कमरे में ले जाओ। अगले दिन छोटी बहू नहा धोकर अच्छे से तैयार होती है। उसने हल्के पिंक कलर का सूट पहना होता है। ससुराल वाले हॉल में बैठे होते हैं।
निया आकर सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन तभी सरोज को मौका मिल जाता है। देवरानी जी, ये क्या सूट? हाँ, कल ही माँ जी ने बताया था ना कि आज कुलदेवी मंदिर के दर्शन के लिए जाना है। हाँ, पर तुमने तो सूट ही पहन लिया बताने के बावजूद भी। हाँ, बड़ी बहू सही कह रही है, तुझे कुछ लाज शर्म है या नहीं है? अब क्या तू कुलदेवी के दर्शन के लिए सूट पहनकर मंदिर में जाएगी? अरे लोग क्या कहेंगे सोचा है तूने? वो माँ जी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। मैंने पहले पहनने की कोशिश की थी पर मुझे पहननी नहीं आती, इसलिए मैंने सूट पहन लिया माँ जी। सूट पहनकर मंदिर जाने में क्या बुराई है? और मैंने तो सर भी ढका हुआ है, और मेरे सूट पहनकर जाने से भगवान जी क्या मुझे उतना फल नहीं देंगे? हाँ। हे राम 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 राम, देखो जो जुम्मा जुम्मा 4 दिन आए हुए नहीं हुए इस लड़की को, और इससे पटर पटर बोल रही है जैसे कि पूछो मत। अभी जाकर सूट चेंज कर साड़ी पहनकर आओ बहू। तभी आलोक और ससुर रामनाथ भी वहां पर आ जाते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह इतना क्यों भड़क रही हो? अरे सूट ही तो पहना है, इसमें क्या बुराई है? और कौन से मंदिर में लिखा है सूट पहनकर जाने से भगवान नाराज हो जाएंगे? बहू, तुम्हें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा माँ जी आपने, पिताजी को भी आते से ही कैसे अपने रंग में रंग लिया इस लड़की ने। निर्मला फिर से ही छोटी बहू निया को सूट में कुलदेवी के दर्शन के लिए लेकर जाती है। अगले दिन निया सुबह उठकर जल्दी जल्दी तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए जाती है। तभी बड़ी बहू ताना कसते हुए बोलती है, देवरानी जी, मॉडर्न कपड़े ही पहनने आते हैं या फिर खीर भी बनानी आती है आपको? जेठानी जी, मॉडर्न होने के साथ साथ घर की और रसोई की भी जिम्मेदारियां अच्छे से उठानी आती है मुझे। फिर निया अपनी पहली रसोई में बादाम की खीर बनाती है और सभी घर वालों को परोसती है। रामनाथ और आलोक दोनों उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वाह बहू, क्या बादाम का हलवा बनाया है! जो मिठास तुम्हारे संस्कार और बातों में है वही मिठास बादाम हलवे में है। खाकर मजा आ गया। भाई, मैं तो थोड़ा और लूंगा। मुझे निया थोड़ा और हलवा चाहिए। वैसे निया, वाकई में हलवा बहुत टेस्टी बनाया है तुमने। क्यों माँ, आपको बादाम हलवा पसंद आया? हाँ हाँ, हलवा तो ठीक ठाक ही बनाया है, इसके साथ घर के कुछ तौर तरीके भी सीख ले। अरे भाग्यवान, तुम फिर से शुरू हो गई। ये लो। हलवा खाओ, सेहत बनाओ। सभी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। सबके मुंह से छोटी बहू निया की तारीफ सुनकर सरोज का मुंह तर जाता है और निया मुस्कुरा देती है। अगले दिन निया अपने मायके पग फेरे के लिए शाम को वापस घर में घुसती है। निया ने आलोक का हाथ पकड़े हुए था। तभी सरोज कहती है, ये लो माँ जी, अब यही देखना बाकी रह गया था। दिन दहाड़े देवर जी का हाथ पकड़कर घूम रही है, न जाने कितने लोगों ने इसे देख लिया होगा। हे भगवान, हाथ पकड़कर घूम कर आ रही है, इसने तो कसम खा ली है मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की। देखो तो कैसे बेशरमों की तरह बीच बाजार में हाथ पकड़कर घूम रही है मेरे बेटे का। छी 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 छी। सासू माँ का गुस्सा देखकर निया तुरंत आलोक का हाथ छोड़ देती है। वो मम्मी जी, मैं तो बस आलोक जी को बैग पकड़ा रही थी। निर्मला का गुस्सा 7वें आसमान पर, और वो निया को खूब खरी खोटी सुनाती है। माँ, निया सही बोल रही है, वो बस मुझे बैग पकड़ा रही थी। तू चुप कर, बड़ा आया बीबी की तरफदारी करने वाला। हाँ, बीच में मत बोल। वहां खड़े रामनाथ ये सब कुछ देखकर बीच में बोल पड़ते हैं। आलोक की माँ, बस भी करो। जब से बहू आई है तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। निर्मला के ताने सुनकर निया रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर वहीं खड़ी सरोज मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। लगता है सासू माँ पर मेरी बातों का असर होना शुरू हो गया है। हाँ, बस एक बार सासू माँ इस मॉडर्न बहू को घर से बाहर कर दे, फिर आएगा असली मजा। कुछ दिनों के बाद आलोक पार्टी के लिए निया को लेकर जाता है। निया तैयार होकर अपने कमरे में से बाहर आती है। उसने एक बड़ा सा ही सुंदर 1 पीस ड्रेस पहनी हुई होती है। निर्मला हॉल में सोफे पर बैठी होती है। उसे देखकर वो उठकर खड़ी हो जाती है। उसे इस ड्रेस में देखकर सासू माँ का गुस्सा भड़क जाता है। हे राम, अनर्थ हो गया। अब ये क्या बेढंगे कपड़े पहनकर पार्टी में जा रही हो? हाँ, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है इस लड़की ने। निर्मला की चिल्लाने की आवाज से सभी घरवाले घबराकर बाहर आ जाते हैं। लो, देख लो तुम सब भी तमाशा। हे राम, कैसे फूहड़पन के कपड़े पहने हुए इस लड़की ने, भगवान। मम्मी जी, इसमें फूहड़पन कैसा? ये तो नॉर्मल डिसेंट ड्रेस है, और आज आलोक के दोस्तों ने पार्टी रखी है, वहाँ सभी ऐसे ड्रेस पहन कर आएंगे। वहाँ का माहौल भी ऐसा ही है मम्मी जी।
हर काम में, हर जिम्मेदारी में, हर घर के काम में मैंने जिम्मेदारी निभाई है। मेरा सम्मान और मेरे संस्कार सिर्फ मेरे कपड़ों तक सीमित है क्या? मेरा आपके प्रति आदर भाव सम्मान कुछ भी नहीं है माँ जी। बोलिए, अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? हाँ, ये तेरा मॉडर्न पना तो अपने पास रख। मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुझे ऐसे बेहुदे कपड़े पहनकर जाना है तो तू इस घर में नहीं रह सकती, समझी बहू? ये सुनकर निया फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर मम्मी जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं उन्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती हूँ, फिर भी वो मुझसे नाराज रहती है। आखिर मेरा कसूर क्या है? निया वापस उल्टी अपने कमरे में चली जाती है और खूब जोर जोर से रोने लगती है। आलोक भी निया के पीछे पीछे उसके कमरे में आता है और बड़ी बहू सरोज अपनी जीत का जश्न मना रही होती है। निर्मला के मन पर सरोज की जहरीली बातों का असर इस हद तक चढ़ जाता है कि वो छोटी बहू को देखना तक पसंद नहीं करती थी। शाम को रामनाथ जब घर पर आता है तो निर्मला छोटी बहू निया की शिकायत उससे करती है। मैं अब और छोटी बहू के साथ नहीं रह सकती हूँ। रोज रोज का तमाशा मुझसे और नहीं देखा जाता। अरे पड़ोसी ना जाने क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। रामनाथ की बड़ी बहू को देखो और छोटी बहू को देखो। हाँ। अरे कुछ तो दिमाग से काम लो भाग्यवान। जब तुम ही अपनी दोनों बहुओं में फर्क करोगी तो पड़ोसी तो बातें बनाएंगे ही ना। बाहर वाले बहू में नहीं, तुम्हारी सोच में कमी निकालेंगे। मैं फर्क करती हूँ। अरे बड़ी बहू संस्कारी है, कपड़े पहनने का ढंग है उसे, तो अच्छी ही कहूंगी ना उसे। आप ही बोलिए। और छोटी बहू, उस बेचारी को जब से आई है सुकून से 4 दिन भी नहीं रहने दिया तुमने। जब से बेचारी आई है बस कमियां ही निकाले जा रही हो। हाँ, अरे क्या कमी है छोटी बहू में? घर का सारा काम करती है, साड़ी पहनना सीख लिया है, सिर ढककर रखती है, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करती है, फिर भी बेचारी तुम्हारे ताने सुनती रहती है। अरे कभी कभार थोड़े मॉडर्न कपड़े पहन लिए तो क्या हुआ? इतना राई का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत है? आपकी आंखों पर तो छोटी बहू के नाम की पट्टी बंधी हुई है। अरे सिर पर पल्लू रखने से कोई संस्कारी नहीं हो जाता। आंखों की शर्म भी होनी चाहिए। तभी इतने में निया अपना बैग लेकर हॉल में आती है और आंखों में आंसू लिए रोते हुए बोलती है, पापा जी, मम्मी जी, प्लीज आप दोनों मेरी वजह से बहस मत कीजिए। मम्मी जी, मैंने हमेशा इस घर को अपना समझकर आपके हर तानों को आशीर्वाद समझा, लेकिन अगर आपको मेरे मॉडर्न होने से, मेरे कपड़ों से इतनी ज्यादा परेशानी है, मेरी वजह से इस घर की सुख शांति भंग हो रही है, ये मैं कभी नहीं चाहती हूँ माँ जी। इसलिए मैं और आलोक अलग रहे तो कम से कम आप लोग खुश तो रहेंगे ना। निया सासू माँ निर्मला और रामनाथ के आगे बढ़कर पैर छूती है, लेकिन निर्मला फिर से मुंह फेर लेती है। ससुर रामनाथ भीगी आंखों से छोटी बहू को आशीर्वाद देते हैं। फिर निया और आलोक दोनों दुखी मन से घर छोड़कर चले जाते हैं और पास खड़ी बहू सरोज मन ही मन शैतानी मुस्कान लिए हंसती रहती है। 1 हफ्ते के बाद ही सरोज का बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है। सरोज बिना सर ढके सास के सामने सोफे पर बैठी सेब खा रही होती है। ये सब क्या है? हाँ, ये सब क्या है बड़ी बहू? तुम्हारे सर पर पल्लू नहीं है? माँ जी आवाज नीचे करिए, नहीं तो आपका गला खराब हो जाएगा। मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि कल तक जो कुछ भी आपका था, घर दुकान मकान, अब वो सब कुछ मेरा हो चुका है माँ जी। अब ये तो सुनकर निर्मला और रामनाथ के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बड़ी बहू, ये क्या बकवास है? माँ जी बकवास नहीं, सच है। ये देखिए प्रॉपर्टी के कागज, जो अब सब मेरे नाम पर है। ये उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से बाहर, समझी तुम? बड़ी बहू, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। माँ जी इसे धोखा नहीं चालाकी कहते हैं। निकलो मेरे घर से, तुम्हारी जगह अब मेरे घर में नहीं वृद्धाश्रम है, समझी तुम? सरोज अपने बूढ़े सास ससुर का सामान बाहर फेंक देती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। रात का समय होता है। तेज बारिश में निर्मला और रामनाथ दोनों सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। निर्मला को अपनी गलती का बड़ा ही पछतावा हो रहा होता है। ये मैंने क्या कर दिया? हे राम, जिसे मैं अच्छा समझकर दूध पिलाती रही, वो आज जहरीली सांप निकली। मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी थी, मैंने सिर्फ उसके मॉडर्न कपड़े देखे, उसकी सच्चाई, उसका दिल नहीं देखा। आज मैं उसी की सजा भुगत रही हूँ। तभी एक कार उनके सामने आकर रुकती है। कार के अंदर से निया और आलोक उतरते हैं। निया उन्हें छाते से ढकती है। मम्मी जी, पापा जी, आप यहाँ इस हालत में? निर्मला निया को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। छोटी बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है,
मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे तेरे कपड़ों से परखा, जो मैं बड़ी बहू की बातों में आ गई और ये सब कुछ कर दिया। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। मम्मी जी, आप रोइए मत, आप मेरी माँ के समान है। जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। चलिए आप दोनों मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। माँ जी, पिताजी, आप दोनों हमारे साथ घर चलिए। फिर निया और आलोक निर्मला और रामनाथ को कार में बिठाकर अपने घर पर ले आते हैं। हम बर्बाद हो गए छोटी बहू। बड़ी बहू ने धोखे से घर, दुकान, प्रॉपर्टी सब अपने नाम कर लिया और हमें धक्के मारकर निकाल दिया। मम्मी जी, पापा जी, जेठानी जी ने जो भी आप लोगों के साथ किया, उसके लिए अब मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब उन्हें अपनी इस मॉडर्न छोटी बहू की ताकत देखनी ही पड़ेगी। अगली सुबह सरोज सोफे पर बैठी मजे से चाय की चुस्कियां ले रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और सरोज दरवाजा खोलती है। निया, सासू माँ, ससुर रामनाथ और आलोक सब घर के अंदर दाखिल होते हैं। तुम सब मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, बुलाओ पुलिस को। और रही बात घर की, तो ये घर आज भी पापा मम्मी जी का ही है, जिससे तुम अपना समझ रही हो। हाँ, देवरानी जी, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये देखो प्रॉपर्टी के कागजात सब मेरे नाम पर है। अचानक निया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। यही तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है। आप भूल गई कि आपकी देवरानी मॉडर्न होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी है। जिस दिन मैंने आपको मम्मी जी की अलमारी से छुपकर प्रॉपर्टी के पेपर निकालते हुए देखा था, उसी दिन मुझे आपकी नीयत पर शक हो गया था और मैंने असली प्रॉपर्टी के पेपर से नकली प्रॉपर्टी के पेपर्स बदल दिए। मतलब उनकी छोटी बहू के रहते हुए तो दुनिया की कोई भी ताकत उनसे ये घर छीन ही नहीं सकती है, समझी तुम? अब सरोज घबराते हुए पीछे जाने लगती है। ये सब कुछ झूठ है। असली कागजात मेरे पास है। जेठानी जी, धोखे से जिन पर आपने अंगूठा लगवाया था वो असली नहीं नकली पेपर्स हैं और असली पेपर्स मेरे पास में है। तभी वकील घर के अंदर आता है। अब वकील को देखकर सरोज का बुरा हाल होता है। उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई है। दूर हट मुझसे डान। तूने एक भी बार नहीं सोचा। अरे तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करने से पहले? निकल जा मेरे घर से। तेरे लिए इस घर में आज से कोई भी जगह नहीं है। फिर निर्मला सरोज को उसके सामान के साथ उसे घर से बाहर निकाल देती है। निर्मला मुस्कुराते हुए निया को गले लगाती है। आज मुझे समझ आ गया बहू कि घर की इज्जत पल्लू की लंबाई से नहीं बल्कि बहू के संस्कारों और उसकी समझदारी से होती है। मेरी इस छोटी बहू ने इस घर को बिखरने से बचा लिया। मुझे तुझ पर गर्व है। आज के बाद मैं तुझे कभी भी तेरे कपड़ों के लिए नहीं टोकूंगी। मेरी छोटी बहू इस घर की सबसे बड़ी ताकत निकली। ये बात तो सही कही निर्मला तुमने। इस घर की असली ताकत तो हमारी छोटी बहू है। मम्मी जी, कपड़े चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन मेरी सोच और संस्कार हमेशा इस परिवार से जुड़े रहेंगे। घर की असली ताकत पल्लू की लंबाई से नहीं बल्कि परिवार को हर मुश्किल से बचाने में होती है। मेरा परिवार ही मेरा असली गहना है माँ जी।